बेबाक अंदाज, चेहरे पर तेज जबरदस्त अकड़, जोशीला भाषण, परिचय का पताका और वो आवाज जिसे सुन थम जाती थी मुंबई। आज भी ये बताने के लिए काफी है कि उनके नाम के बगैर मुंबई भी अधूरी है। नाम बाला साहब ठाकरे। मुंबई करों के लिए वो आवाज जिसके एक इशारे पर ना जाने क्या क्या करने को तैयार हो जाते थे लोग। मराठी मानुस के तौर पर खुद की छवि को गढ़ने वाले, जो कभी अपने कार्टून की कला से प्रभावी संदेश देते थे, लेकिन अंदाजे हनक ने उन्हें सियासत में शिव सैनिकों का भगवान बना दिया। नाम एक बार फिर बाला साहब ठाकरे। ठाकरे को किसी ने सियासत का माहिर खिलाड़ी माना तो किसी ने सियासत का शेर, किसी ने हिंदुओं की अगुवाई करने वाला नेता। वो हर किसी के जहन में अपनी अलग अलग छवि को गढ़ते चले गए। जबकि सच तो यही है कि इस चमक के आगे विरोधियों की कहानी के पहले पन्ने भी नहीं लिखे गए थे। सालों पहले जिस बंबई को अंग्रेजों ने बसाया था, उसी मुंबई को ठाकरे अपने एक इशारे में सन्नाटे में तब्दील किया कर देते थे। बढ़ते कद का अंदाजा तब किसी को नहीं था, शायद ठाकरे के पिता को भी नहीं। अपने दिल की बात को पोस्टर पर तुरंत उतार देने में बाल ठाकरे कभी वक्त नहीं लिया करते थे। 4 बेटियों के बाद बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। घर में जरूरत से ज़्यादा मान दान हुआ करता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्वभाव में अड़ियलपन और बोली में तल्खियत पक्की होती गई। सियासत दूर की कौड़ी थी, लेकिन ठाकरे ने इसे अपना लक्ष्य माना और अपनी राह तय कर ली। 60 के दशक में ठाकरे ने अपना मार्मिक नाम से अपना खुद का साप्ताहिक अखबार निकाला। अपने पिता के राजनीतिक दर्शन को लोगों तक चित्रकारी के माध्यम से बताना शुरू कर दिया। ये वही दशक था, साल था 1966, जब शिवसेना की स्थापना हुई थी। सामना नामक अखबार शुरू किया गया, जो वक्त वक्त पर लोगों की जुबान पर बना रहा। शुरू में राजनीति में सफलता मिलने में देरी तो हुई, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। सत्ता की सीढ़ियों पर शिवसैनिकों के कदम बढ़ने लगे। सरकारें शिवसैनिकों के बलबूते बनने और बिगड़ने लगीं। सरकार तो देरी से बनी तो बनी। वो साल था 1995 का, जब सरकार में साझेदारी बनी भारतीय जनता पार्टी। ठाकरे की कहानी उनकी हनक को बताने के लिए काफ़ी है। ठाकरे चांदी की कुर्सी पर बैठते थे, खुलेआम धमकी देते थे, किसी से मिलने नहीं जाते थे, बल्कि घर पर ही दरबार सजा लिया करते थे। ये सारी बातें महज कहानियां हैं, लेकिन इन सब में उनके जीवन का अंश दिखाई देता है। मुंबई में एक वक्त ऐसा भी था जब दाऊद की तूती बोला करती थी। दाऊद के डर से मुंबई थर थर काँपा करती थी, लेकिन ठाकरे ने दाऊद के चूल्हे हिला दिए। ये समय और सियासत दोनों के हिसाब से ठाकरे के पक्ष में था। दाऊद को मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। ठाकरे ने एक झटके में दाऊद का पूरा साम्राज्य उखाड़ कर फेंक दिया। अब मुंबई में ठाकरे और सिर्फ ठाकरे के नाम की गूंज थी। हिंदुत्व की सियासत को ठाकरे की राजनीति ने बखूबी भांप लिया था और इसी ने ठाकरे को मजबूत भी किया। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत ने ठाकरे को और भी मजबूत कर दिया और एक अलग पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। मुंबई के बाहर भी इस बात का संदेश जाने लगा कि एक कार्टूनिस्ट ने पहले नौकरी ठुकराई, फिर एक ऐसे रास्ते पर राजनीति की पगडंडी को नाप रहा है जो उसके करीब आते दिख रही है। ठाकरे का कद अब बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये 80 का दशक था, जब बहुत कुछ बदल चुका था। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चरम पर थी और ठाकरे अपने बेबाक अंदाज में खुलकर बोल रहे थे। अपने भाषणों में दिल की बात को जुबां पर लाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। अपने भाषणों में लिखते और हिटलर जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल किया करते थे। इसी के चलते साल 1969 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद मुंबई में दंगे भड़क गए। महाराष्ट्र इन दंगों की आग में जल रहा था।
दर्जनों लोगों की मौत के बाद हिंसा की आग पर पानी डाला गया। ये बाला साहब ठाकरे की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। इसके बाद ना तो वे कभी गिरफ्तार हुए, ना ही पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार करने की जुर्रत उठाई। कद इतना बढ़ चुका था कि अच्छे अच्छे उनके सामने बौने नजर आने लगे। ये बाला साहब ठाकरे के कद को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि सियासत में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद पुलिस कभी उन्हें हाथ नहीं लगा पाई। ठाकरे की सियासत अब अलग रास्ता अख्तियार कर चुकी थी। ठाकरे ने 90 के दशक में कश्मीर को अपनी सियासत में शामिल कर लिया। एक तरफ जम्मू के अलग अलग हिस्सों से पंडितों का पलायन कराया जा रहा था, तो दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकियों के चंद नुमाइंदों ने यात्रा बंद कराने की धमकी दी और कहा अमरनाथ यात्रा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठाकरे ने अपने अंदाज में साफ साफ कह दिया कि मक्का मदीना जाने वालों को मुंबई से जाने नहीं दिया जाएगा। अगले 24 घंटे में अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई। एक तरफ बेबाक अंदाज और बेबाकी से पनपे बयानों से बवाल, तो दूसरी तरफ बवालों से उपजे मुद्दों पर तल्खियत भरे बयान। इसी के नीचे ठाकरे की राजनीति रफ्तार पकड़ रही थी। साल 1999 में ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया। ये अलग बात है, ठाकरे ने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। ठाकरे स्वभाव से बेहद अड़ियल थे। एक बार क्रिकेट की पिच को खुदवा दिया। किसी बात से वे नाराज हो गए थे। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बानखेड़े स्टेडियम को ही खुदवा दिया। बाल ठाकरे जब कभी भी किसी का विरोध करते तो दुश्मन की तरह, और तारीफ करते तो ऐसी जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। ये उनका अपना अलग अंदाज था, ये उनका अपना ही अलग स्टाइल था। ठाकरे ना तो कभी सीएम रहे, ना कभी पीएम, लेकिन रुतबा कभी कम नहीं हुआ। सियासत की जमी पर उन्हें कम आंकने वालों को ठाकरे ने ऐसी पटकनी दी कि वे कभी उठ नहीं पाए। सियासत की जमी पर उन्हें कम आंकने वालों को ठाकरे ने ऐसी पटकनी दी कि वे कभी उठ नहीं पाए। हर साल दशहरे के दिन ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने समर्थकों को संबोधित किया करते थे। दशहरे पर भाषण देने की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, जो अब ठाकरे के दुनिया में नहीं रहने पर भी बदस्तूर जारी है। अब ये काम उनके बेटे उद्धव ठाकरे किया करते हैं, जो वर्तमान में मुंबई के सीएम हैं। आखिरी दिनों में भी बाल ठाकरे की ठसक कम नहीं थी। मरने से पहले ही एक बयान दिया था, आर्मी को मेरे हवाले कर दो, देश को ठीक कर दूंगा। उनके निधन पर मुंबई ठहर गया था। निधन के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उस दिन पूरी मुंबई ठहर चुकी थी। बाल ठाकरे तो चले गए, लेकिन उनकी ठसक और रुतबा आज भी मुंबई में साफ देखा जा सकता है। बाला साहब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन में कभी हालातों से समझौता नहीं किया, ना ही अपने उद्देश्यों से। लेकिन सियासत के खेल में कब कौन किसके सर पर बैठ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की राजनीति से इतर अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं। भले ही महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार हो, लेकिन शिवसेना में बाला साहब ठाकरे वाला अंदाज नजर नहीं आता, मानो उस ठाकरे की बेबाक सियासत पर पर्दा डाल दिया गया हो।